इमेजिन अगर सारे फार्मर अपने क्रॉप को ग्रो करना बंद कर दे तो क्या होगा। नो फूड्स, नो क्लोथ्स एंड नन ऑफ द एसेंशियल जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर दैट कनेक्ट्स टू एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, दैट इज एग्रीकल्चर। क्या आप जानते हो कि 60% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। लेकिन एग्रीकल्चर जैसा आप सोच रहे हैं कि सिर्फ फार्मिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फूड प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के हम जो एग्रीकल्चर से जो हम ग्रो करते हैं हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे मेन ये हमारा बैकबोन है इकोनॉमिक के लिए। आप जैसे ही 3 बच्चे जैसे कि गुरप्रीत, माधव और टीना वो क्या देखते कि फार्मर ना लैंड को टिलिंग कर रहे हैं। और ये जो फार्मर है ना वो उस लैंड पर वीट को ग्रो करने वाले हैं। वो उसमें मैन्योर डालते हैं ताकि सॉइल जो होगी वो और फर्टाइल होगी, जिससे जो वीट होगा वो और अच्छे से ग्रो हो पाएगा। उसके बाद ये वीट को क्या करेंगे, मंडी में जाकर बेच देंगे। तो यहाँ से जो ये वीट है ना वो जाएगी फैक्ट्रीज़ में और वहाँ से फिर ये वीट से ब्रेड और बिस्किट्स बनेंगे। हमने अभी ये छोटा सा स्टोरी देखा है, अब हम इसका पूरा प्रोसीजर समझने वाले कि एग्रीकल्चर होता क्या है। चलो इमेजिन कर लो कि आपने एक पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया है, तो वो आप तक पहुंचा कैसे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रवि रवि क्या करता है, वो एक फार्मर है। तो वो ना वीट को ग्रो करता है, वो सारे नेचुरल रिसोर्स यूज़ करता है, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स यूज़ हो गए। तो उसने क्या ग्रो किया था, वीट, जिससे आपका पिज़्ज़ा ब्रेड बनने वाला है। तो उससे क्या होता है, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि उसने सारे नेचुरल रिसोर्स यूज़ किया है। तो जो नेचुरल रिसोर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि फिशिंग में फ़िश का यूज़ होता है, वो एक नेचुरल है। तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हमने प्राइमरी को समझ लिया। अब सेकेंड होता है सेकेंडरी। इसमें क्या होता है, अब रवि क्या करेगा, अपने वीट को लेकर जाएगा फ्लावर मिल के पास। वो क्या करेंगे, वीट को ग्राइंड करेंगे, फ्लावर में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे क्या हुआ, ये जो रॉ मटेरियल था ना वो चेंज हुआ, जो वीट था वो चेंज हुआ प्रोडक्ट में। फ्लावर एक प्रोडक्ट है और वो मशीन के थ्रू उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया। तो सेकेंडरी एक्टिविटी ये होती है, जिसमें क्या होता है, हम कोई रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब टर्सरी एक्टिविटी क्या होती है, वीट से फ्लावर तो बन गया लेकिन ये अब तक पहुँचेगी कैसे। तो फाइनली फ्लावर को पैक किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है शॉपकीपर को, जो कि मार्केट्स में होता है। फिर कस्टमर इसे खरीदते हैं। और इसमें जैसे कि आपको पिज़्ज़ा चाहिए था, तो आपको वो जो पिज़्ज़ा है वो शॉपकीपर वाले डिलीवरी मैन को देंगे और वो ले जाकर आप तक दे देगा। तो ये क्या होती है, टर्सरी एक्टिविटी। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो टर्सरी एक्टिविटीज़ हमको सर्विस देने का काम करती है। सेकेंडरी क्या करती है, जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। और प्राइमरी जो होती है वो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर आ जाता है। इसमें इंक्लूड होती है वो सारी क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, और इसमें रियरिंग लाइवस्टॉक भी आता है, जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। जो 50% वर्ल्ड के जो पीपल है ना वो एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। और इसमें 2/3 जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही। लेकिन एग्रीकल्चर हम कहीं पे भी नहीं कर सकते, हम डेजर्ट में जाकर हम वीट वगैरह ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए एक फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए होती है, सॉइल और क्लाइमेट भी अच्छा चाहिए होता है। और तो और जो लैंड है वो यूज़ होने वाली वो एरेबल लैंड होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि वहाँ पे सॉइल जो है वो थोड़ी फर्टाइल होनी चाहिए, वहाँ पे इनफ रेनफॉल होना चाहिए, फ्लैट लैंड होना चाहिए, या फिर जो स्लोपिंग टेरेन है वहाँ पर भी हम जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हर जगह पे नहीं होता, वो वहीं पे ही होगा, सूटेबल होगा जहाँ पर ये सारी कंडीशन जो है एग्जिस्ट करेगी। फार्मिंग ना एक सिस्टम की तरह है, जैसे कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है। जैसे कि हम इनपुट्स डालेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे, तब जाके वो हमें आउटपुट्स देगा। इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, तो ये सारी इनपुट्स चीज़ें होती है जो हमें देना पड़ता है। फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, जैसे ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि प्लगिंग, शोइंग, इरीगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फिर उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, जैसे कि जो हम ग्रो करें वो हमें क्रॉप मिलता है, वूल मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 2 टाइप्स की फार्मिंग होती है, जिसको हम लोग उसकी जियोग्राफी, डिमांड, लेबर और टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। पहली होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसमें क्या होता है, फार्मर्स अपनी फैमिली नीड के लिए क्रॉप को ग्रो करते हैं, बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और अपने ही घर के लोगों को उसको लेबर वर्क वो लोग करते हैं, ताकि और लेकिन उससे उनको बहुत ही स्मॉल आउटपुट मिलता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने नेसेसरी नीड्स के लिए वो क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो बेचते नहीं हैं, या फिर बेचेंगे भी तो वो बहुत कम। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी परफॉर्म करने के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो इंटेंसिव फार्मिंग होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही छोटे लैंड होते हैं और लेबर जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत ही सिंपल टूल्स होता है। इनका जो कंडीशन रहता है वो सनी क्लाइमेट में ये लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन सॉइल जो होती है फर्टाइल होती है। ये मोर देन 1 क्रॉप ईयरली देते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं। इसमें जो मेन क्रॉप होता है वो राइस होता है, लेकिन इसके अलावा वीट, मेज, पर्ल्स और ऑयल सीड्स को भी ग्रो किया जाता है। ये कॉमनली जो होता है ना वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जैसे कि मानसून्स रीजन में इसे परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में।
सेकंड जो टाइप होता है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग का, वो होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का। ये इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को। इसमें क्या होता है, बहुत ही डेंस जो थिक फॉरेस्ट एरिया होता है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है, जिससे क्या होता है क्रॉप जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, पहले तो पूरी लैंड को क्लियर किया जाता है, ताकि वो ट्री को कट कर देते हैं या फिर बर्न कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो उसका ऐश होता है ना, वो सॉइल में मिक्स होता है, जो मैन्योर का काम करता है। क्रॉप इस जैसे कि मेज़, यम एंड पोटैटोज़, कसावा, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो होती है। लेकिन इससे जब सॉइल की फर्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फार्मर क्या करते हैं, न्यू लैंड में जाते हैं और ये प्रोसेस वो रिपीट करते जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग, इसमें क्या होता है, जो सेमी एरिड या फिर एरिड एरिया होता है, जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये होता है। जैसे कि हर्डर्स क्या करते हैं, इसमें कुछ ग्रो नहीं करते, इसमें एनिमल्स के साथ मूव करते हैं। इनके पास शेप, कैमल या गोट्स ये सब होते हैं, जो उनके चारा और उनके पानी के लिए वो लोग उनके साथ मूव करते हैं। इसके बाद वो उन्हें जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं मिल्क, मीट, वूल और हाइड्स, तो फिर ये जगह जगह जाकर बेचते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग का सेकंड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या होता है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है, एनिमल को पाला जाता है ताकि वो मार्केट में इसे सेल कर सके। उसके बाद जो एग्रीकल्चर वाला एरिया होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा लैंड लगता है, तो इसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है, यानी कि मनी लगता है। इसमें मशीन्स भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर वीट और मेज़ को ग्रो किया जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर ग्रासलैंड वाले एरिया जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में किया जाता है। लार्ज लैंड फार्म्स होते हैं, लेकिन इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे साल में सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का सेकंड टाइप है मिक्स फार्मिंग। इसमें क्या होता है, जो लैंड को यूज़ किया जाता है फूड के लिए, और जो उनके साथ एनिमल आए होते हैं, तो उनके फॉडर क्रॉप्स को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और तो और एनिमल्स को यहाँ पे पाला जाता है। ये प्रैक्टिस किया जाता है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशन फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें क्या होता है, सिंगल क्रॉप ही ग्रो किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज लेबर लगते हैं, हाई कैपिटल लगता है। इसमें टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर और बनाना, कॉटन को ग्रो किया जाता है। अब जो ये प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए फार्म या फिर नियर बाय फैक्ट्रीज में ये प्रोसेस्ड होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ज़रूरी होता है, और ये फाउंड होता है ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, और टी जो है इंडिया और श्रीलंका में ग्रो किया जाता है। मेजर क्रॉप्स क्या करते हैं, जो हमारी फूड नीड्स होती है या फिर रॉ मटेरियल होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो हमारी जो नीड्स होती है ना, उनको मीट करने का काम करते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप्स में वीट, राइस, मेज़, मिलेट्स आ जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स में जूट, कॉटन आ जाता है। बेवरेज क्रॉप में टी और कॉफ़ी आ जाता है। मेजर क्रॉप के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। राइस बहुत ही वाइटल और मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये जो इसकी कंडीशन है, इसको ग्रो करने की, बहुत ही हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वाली एरिया में और जो बहुत ही हैवी रेनफॉल वाली एरिया में ये ग्रो किया जाता है। इसके लिए बेस्ट सॉइल जो होता है वो एलुवियल क्लेई सॉइल है। इसमें क्या होता है, जो गीली मिट्टी होती है, बहुत ही गीली मिट्टी, जिसकी जो वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी होती है, वाटर को होल्ड करने की, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। इसको जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है जो इसको ग्रो करते हैं, वो चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये क्या होता है, 2-3 ईयर्स में एक बार ही ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट वीट को जो ग्रो करने का कंडीशन है, जब हम इसे ग्रो करते हैं ना, तो बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल होना चाहिए। लेकिन जब हम इसे हार्वेस्ट करते हैं, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट सॉइल जो होती है वो वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल होती है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होती, सूखी भी नहीं होती। इसमें जो सैंड, स्लीट और क्ले और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होता है ये। इसके जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया में ये राबी क्रॉप के टाइम में ग्रो किया जाता है, जो कि विंटर में होते हैं। विंटर में जो भी क्रॉप ग्रो होते हैं उसे राबी क्रॉप बोला जाता है, और इंडिया में भी ये राबी क्रॉप के टाइम में ही ग्रो किया जाता है। मिलेट्स को ग्रो करने की कंडीशन है कि उसको लो रेनफॉल चाहिए और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ये हार्डी क्रॉप है, और ये लेस फर्टाइल सॉइल और सैंडी सॉइल में ग्रो होता है। इसका मेन टाइप है इंडिया में वह ज्वार, बाजरा और रागी। इसके और भी अदर प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि नाइजीरिया, चाइना। मेज़ को ग्रो करने की कंडीशन क्या है, उसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और बहुत सारा सनशाइन चाहिए। इसके लिए जो बेस्ट सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होती है। इसके जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको। मेजर क्रॉप का एक और टाइप है, वो है फाइबर क्रॉप। इसमें हम कॉटन के बारे में देख लेते हैं। कॉटन को हाई टेम्परेचर चाहिए,
लो रेनफॉल चाहिए, और तो और इसमें वन टाइम फ्रोज फ्री डेज चाहिए, मतलब कि इसमें ये वन टाइम डेज जो होंगे इसमें हम कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। बाकी टाइम में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, बर्फ जम जाएंगे, तो वो सारी फ्री डेज जो वन टाइम डेज होते हैं वहाँ पे ये ग्रो हो सकती है। इसके लिए बहुत ही ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसके लिए जो बेस्ट सॉइल होगा वो ब्लैक सॉइल होगा और एलोवेल सॉइल होगा। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट। इंपॉर्टेंस क्या है, जो कॉटन, जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें ये सबसे मेन रॉ मटेरियल होता है। सेकेंड फाइबर क्रॉप है वो है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही गोल्डन कलर का दिखता है, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और इसके जो इकोनॉमिक वैल्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। इसके जो बेस्ट सॉइल है वो तो है एलुवियल सॉइल, और इसे जो इसकी जो कंडीशन है ग्रो करने की वो है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। इसे ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो किया जाता है। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वो इंडिया और बांग्लादेश हैं। बेवरेज क्रॉप इज़ अ टाइप ऑफ मेजर क्रॉप। इसमें दो टाइप्स के क्रॉप होते हैं, कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए। इसके लिए जो सॉइल बेस्ट होती है वो होती है बेल रेड लूमी सॉइल। ये ग्रो होता है हिली स्लोप्स में। इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वो है ब्राज़ील नंबर 1 पे, कोलंबिया और इंडिया। सेकेंड है टी। टी हम जानते हैं वो बेवरेज क्रॉप का एक टाइप है। ये ग्रो होता है प्लांटेशंस में। इसको चाहिए होता है कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूट रेनफॉल ऑल ओवर द ईयर। बेस्ट सॉइल होता है इसके लिए वेल रेड लूमी सॉइल। ग्रो होता है जेंटल स्लोप्स में, आपने देखा होगा आसाम और ब्राज़ील में वो हील्स एरिया पे उसे ग्रो करते हैं। इसके लिए बहुत सारे लेबर चाहिए होता है क्योंकि प्लग करना पड़ता है ना एक एक लीव को। उसके बाद जो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका इसका बेस्ट क्वालिटी देता है। तो हमने जान लिया मेजर क्रॉप के सारे टाइप्स, 8 टाइप्स के मेजर क्रॉप होते हैं। हमने ये सारे के बारे में देख लिया। एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत क्या है? क्यों हम से बोलते हैं कि एग्रीकल्चर को और डेवलप करना चाहिए? ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि सबको फूड मिल पाए, जॉब डेवलप हो पाए, रॉ मटेरियल पहुंच पाए, जो कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो पाए, और रूरल वेलफेयर के लिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो पाए। एक कंट्री के लिए उसका एग्रीकल्चरल एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, ताकि मान लो अगर कल चल के फ्लड आ गया या फिर इस साल रेनफॉल अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे लोग स्टार्वेशन वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि ऐसे सिचुएशन में हम उसे कवर कर पाए एरिया को जहाँ पे फूड नहीं पहुँच पा रहा है। इसके मेथड होते हैं, हम क्रॉप्ड एरिया को इंक्रीज़ कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप पर ईयर ग्रो हो सके, इम्प्रूव हो इरिगेशन, यूज़ करें फर्टिलाइज़र, हाई यील्डिंग सीड्स और मैकेनाइजेशन, मतलब कि मशीन्स को फार्मिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जिससे क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि इंश्योर हो सके फूड सिक्योरिटी, ताकि आगे या कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी एरिया में एक कंट्री के अगर वहाँ पे फूड शॉर्टेज है तो हम वहाँ पे सप्लाई कर पाएँ और वहाँ पे इंश्योर हो सके फूड सिक्योरिटी। अब क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसको प्रैक्टिस करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इसमें इंटेंसिव फार्मिंग को परफॉर्म किया जाता है। इसमें घर के ही लेबर होते हैं जो वहाँ पे होते हैं, या फिर थोड़े बहुत बाहर से लेबर वो लोग हायर करते हैं। ज़्यादातर ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ही परफॉर्म करते हैं। इसमें फैमिली लेबर होते हैं और स्मॉल फार्म होते हैं। और डेवलप कंट्री में ये लोग कमर्शियल फार्मिंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो मेथड होता है, और लार्ज फार्म होते हैं इनके पास, जैसे कि डेवलप कंट्री यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये लोग वहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बुक में एक इमेजिनरी कैरेक्टर दिया गया है, मुन्ना लाल। मुन्ना लाल की स्टोरी से हम समझने वाले हैं कि ऑलमोस्ट एवरी फार्मर इन इंडिया की वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं फार्मिंग को इंडिया में, और तो और सारे फार्मर की सिचुएशन कैसी है, वो किस तरीके से करते हैं, ये सबके लिए थोड़ा बहुत सेम होने वाला है। ये एवरेज जो मुन्ना लाल का दिया हुआ है। मुन्ना लाल के पास खुद का 1.5 हेक्टेयर्स लैंड है जिसमें वो वीट, राइस, पर्ल्स ग्रो करता है, लेकिन वो पर ईयर में 2 क्रॉप तो एटलीस्ट दे ही देता है। HYV सीड्स वो खरीदता है मार्केट से, उसकी सॉइल फर्टाइल है, लेकिन वो रेंट करता है ट्यूबवेल्स को, ट्रैक्टर्स को। कुछ फार्मर्स तो ट्रैक्टर्स को रेंट भी नहीं करते, वो अभी भी बुलडॉग्स को यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी कुछ कुछ जो फार्मर्स होते हैं उनके पास, जैसे कि मुन्ना लाल के पास बफेलोज हैं, हेंस है, जिनका मिल्क वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव स्टोर में बेच देता है। उसको इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट भी मिलता है, फ्रेंड से, एल्डर से, गवर्नमेंट ऑफिसर, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। उसकी पूरी की पूरी फैमिली ना इसी सेक्टर में जुड़ी हुई है, वो पूरा का पूरा वो खेती ही संभालते हैं। कभी कभी वो कुछ चीज़ों के लिए लोन भी लेना पड़ता है उसे, बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से। जो भी प्रोड्यूस करता है वो जाके मंडी में बेच देता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे फार्मर्स को लैक ऑफ स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, जिसमें क्या है, वो अब इतना सारा ग्रो कर दे लेकिन उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं है।
तो वो क्या करते हैं, उसे लो प्राइस में बेच देते हैं, जितना जल्दी हो सके ये यहाँ से चल जाए ताकि क्रॉप ख़राब होने से बच जाए। कभी कभी तो क्या होता है, जिनसे वो रेंट लेते हैं ना, वो उनको बोलते हैं, वो जो रेंटर होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो है, ओनर जो बोलता है कि आप हमें हमसे रेंट ले रहे हो, हमसे लोन ले रहे हो, तो हम ही को बेचोगे सामान, भले ही हम कितने भी कम प्राइस में दें। अब उनकी सिचुएशन होती है तो उनको बेच देना पड़ता है, मतलब ले लेना पड़ता है, और डेट में वो फंस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको वो अपना क्रॉप दे देते हैं और लो प्राइस, उनको बहुत ज़्यादा लो प्राइस मिलती है। इसको गवर्नमेंट इम्प्रूव भी कर चुके हैं आने वाले कुछ ईयर्स में, और ये जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ की, उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। इंडिया के फार्मिंग से यूएसए की फार्मिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसको जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर एक फार्मर्स के पास एवरेज जो साइज़ होती है वो 250 हेक्टर्स का जो लैंड होता है जिसमें वो फार्मिंग करते हैं। और जितने भी फार्मर्स होते हैं ना, वो अपने फार्म पे ही रहते हैं, मतलब वो जो खेती होती है वहीं पे वो लोग अपना घर बना के रहते हैं। वहाँ पे कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट को ग्रो किया जाता है। अब ये जो सॉइल के जो केयर होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में फर्टाइल सॉइल तो वहाँ पे ग्रो कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यूएसए में क्या करते हैं, पहले सैंपल भेजते हैं सॉइल का लैब में, उसके बाद वहाँ पे न्यूट्रिएंट टेस्टिंग होती है, अगर वो सॉइल ठीक रही तभी वहाँ पे ग्रो करते हैं सॉइल क्रॉप को। उसके बाद फार्मिंग स्टाइल क्या है इनका, पूरा का पूरा साइंटिफिक और कमर्शियल है। इसमें ये लोग पूरा साइंटिफिक, पूरा टेस्ट वेस्ट करने के बाद ही वहाँ पे क्रॉप को ग्रो करने चाहते हैं। पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है ये, सैटेलाइट लिंक्ड होता है कंप्यूटर से, जो कि फील्ड का डेटा बताता है। उसके बाद जो मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं ये लोग, जैसे कि ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर और थ्रेशर, पेस्ट और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो केमिकल टेस्ट किया जाएगा लैब में और सैटेलाइट रिपोर्ट में राइट आएगा, मतलब कि हाँ इसकी टेस्टिंग हुई है, अच्छा है, तो ही वो केमिकल वहाँ पे यूज़ होंगे। और इनका जो ग्रेन स्टोरेज है ना, वो भी ऑटोमेटेड है। इसमें क्या होता है, एक मार्केट एजेंसीज़ है जो कि ये सारी चीज़ें सेल करने का काम करती है, जो फार्मर्स से ग्रो करते हैं। इसमें फार्मर का रोल क्या है, वो वर्क करते हैं बिजनेसमैन की तरह, ना कि पीजेंट की तरह। वो एक बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वैसे वहाँ पे वो वर्क करते हैं। हमारे यहाँ कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो पूरा का पूरा जो यूएसए का जो फार्मिंग है वो पूरा बेस्ड है साइंटिफिक और कमर्शियल और टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो। तो ये एक डिफरेंस है, फार्म इन इंडिया वर्सेस अ फार्म इन यूएसए। सो एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप से रिलेट नहीं करता है, बल्कि वो हार्ड वर्क है बहुत सारे फार्मर्स का, रोल है टेक्नोलॉजी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। फ्रॉम द स्मॉल फार्म्स ऑफ इंडिया टू द वास्ट फार्म्स ऑफ यूएसए, वन ट्रूथ इज क्लियर, फार्मिंग इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और क्या आपने नोटिस किया है कि सारे के सारे 8 मेजर क्रॉप जो पूरे वर्ल्ड में मेजर हैं are grown right here in India, and that shows how rich and diverse our agriculture truly is. If you enjoy learning, don't forget to like, share, and subscribe. Let's meet in the next chapter with more knowledge. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.